हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल में। तो गाइस, आपको हमारे इस चैनल में बीएससी एमएससी फिजिक्स के रिगार्डिंग जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है और उसी के साथ साथ जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे जेआरएफ वैकेंसी हो, चाहे वो स्कूल टीचिंग पोस्ट हो, चाहे जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग पोस्ट हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। भाभा टॉपिक रिसर्च सेंटर में 105 जेआरएफ की वैकेंसी निकली है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जेआरएफ की वैकेंसी बेसिकली बहुत ही कम निकलती है किसी भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। आइदर वो बीआरसी की बात करें या डीआरडीओ की बात करें या इसरो की बात करें तो बहुत ही कम निकलती है, एक या दो या तीन निकलती है मुश्किल से। तो यहाँ पर टोटल 105 निकल रही है। तो बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और लाइफ साइंसेज के जो भी बच्चे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए, तो बहुत ही अच्छा उनके लिए एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप उसमें जेआरएफ में इनरोल होने का फायदा ये होता है किसी प्रोजेक्ट में कि आप उसके साथ साथ पीएचडी भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी हो जाती है। तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट है, कब क्लोजिंग डेट है, फी क्या रहेगी आपकी, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा और उसके बेनिफिट्स करेंगे। आपको डिटेल में डिस्कशन होगा इसमें, तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप जो लास्ट डेट है बेसिकली जो इस एप्लीकेशन की वो 31/8/2023 है, मतलब 31 अगस्त लास्ट डेट है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बेसिकली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से 105 जेआरएफ की वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर फिजिकल, केमिकल और लाइफ साइंसेज के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे दोस्तों वो पीएचडी के लिए रजिस्टर किए जाएंगे। कहाँ पर दोस्तों? होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI में दोस्तों, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी से फंडेड होगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप वहां से अगर आप करके निकलते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास। तो कौन कौन से एरियाज में प्रोजेक्ट निकलेंगे दोस्तों वो देख लीजिए। कि फिजिकल साइंसेज में आप देख सकते हैं ये जो भी डिफरेंट आपके पास सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स रहेंगे इस पे आप कर सकते हो। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर डेवलपमेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स का हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स भी है, लेजर भी, ऑप्टिक्स का भी आ गया, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलोग्राफी भी आ गया, थिन फिल्म्स। तो टोटल ओवरऑल सारा कुछ यहाँ पर कवर अप कर रखा है दोस्तों। उसी तरीके से केमिकल साइंस में आप देख सकते हैं रेलेवेंट जो भी आपके टॉपिक्स हैं या स्ट्रीम्स हैं उसके बेसिस पे आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, सोच सकते हो, प्रपोजल दे सकते हो अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो। उसी तरीके से लाइफ साइंसेज में भी है। तो बहुत मेजर ऑप्शन है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंकरेज कर सकते हो अपने आप को एनरोल करके और बहुत ही अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा क्योंकि आप बीआरसी में अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है आप एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो एज लिमिट क्या है दोस्तों वो देख लेते हैं। ऑब्वियस ही बात है जो कैंडिडेट है वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए और जो भी कैंडिडेट होगा दोस्तों उसकी उम्र 28 साल से कम होनी चाहिए। 28 साल इज द लास्ट इज द एज, मतलब एज लिमिट 28 ईयर्स। उससे पहले ही एप्लीकेंट को इस रिसिप्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो एज रिलैक्सेशन होगा दोस्तों वो 3 साल का रहेगा अगर आप ओबीसी में अप्लाई करते हो और 5 साल का रिलैक्सेशन दोस्तों अगर आप एससी और एसटी में है तो। ठीक है, सॉरी एससी में आपको 5 साल का मिलेगा, अगर आप एसटी ट्राइब मतलब शेड्यूल ट्राइब में है तो आपको 10 साल का मिलेगा। सॉरी 5 साल का एससी और एसटी में और 10 साल अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ठीक है, तो ओनली एसएससी एंड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। मतलब 10वीं का सर्टिफिकेट आपका और बर्थ सर्टिफिकेट ही आपका डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ प्रूफ। ठीक है, आधार कार्ड वगैरह नहीं आपका यूज होगा, आपका 10वीं का सर्टिफिकेट ही यूज हो पाएगा या बर्थ सर्टिफिकेट ही यूज हो पाएगा क्योंकि 28 अगर आप जनरल में अप्लाई कर रहे हैं तो 28 से आपकी एज कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हैं। बाकी ओबीसी में 3 और एससी एसटी में 5 और अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड बी कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% एग्रीगेट इन बीएससी। आपके 60% मार्क्स बीएससी में कम से कम होने चाहिए दोस्तों और 55% आपके एमएससी में होने चाहिए। याद रखना दोस्तों, अगर आप
बीआरसी जैसे इंस्टीट्यूट या इसरो में अप्लाई करते हैं तो आपको मार्क्स बेसिस में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, ठीक है। आपको एज में रिलैक्सेशन जरूर मिल जाएगा, पर मार्क्स में या आपके परसेंटेज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना आप, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है तो। और अगर किसी का रिजल्ट अवेटेड है, मतलब जिसने कंप्लीट कर लिया एमएससी और उसका रिजल्ट अवेटेड है, तो वो जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करेगा अपनी बीएससी की और फर्स्ट ईयर मार्कशीट एमएससी की अलोंग विद एप्लीकेशन, ठीक है। और उस कैंडिडेट को कम से कम 60% स्कोर किया होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बीएससी लेवल पे ये तो एक मेजर क्राइटेरिया है ही है, क्योंकि बीएससी के बेसिस पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एमएससी के फर्स्ट ईयर का जो भी मार्क्स होगा, अगर सेकंड ईयर में आप हो तो कम से कम 60% तो आपके बीएससी में होने ही चाहिए, ठीक है। और एमएससी अगर मान लो कि कोई कैंडिडेट जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहा है तो कम से कम 55% मार्क उसके एमएससी में तो होने ही चाहिए, ठीक है। तभी वो एमएससी की अपनी डिग्री को सबमिट करेगा या मार्कशीट को सबमिट करेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, अगर आप इसका क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो, ठीक है। अगर आपके 60% बीएससी में नहीं होंगे और एमएससी में 55% नहीं होंगे मिनिमम, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इंटरव्यू में बैठने के लिए, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना अपना। तो जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स होंगे वो सबमिट करने पड़ेंगे दोस्तों एट द ज्वाइनिंग सेंटर। सीजीपीए जीपीए के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो देखेंगे कि आपका ये मिनिमम परसेंटेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये कैलकुलेशन जो है आपकी मार्क्सी, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। 60% मिनिमम बीएससी में और 55% एमएससी में होना जरूरी है, आपका मैंडेटरी है, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे, मतलब पहले फर्स्ट राउंड में, तभी आप सेकंड राउंड में आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। ये तो रही क्या आपका रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। अब हम देखते हैं दोस्तों कि फिजिक्स में क्या रिक्वायरमेंट है एडिशनल। मैथमेटिक्स मस्ट बी वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द बीएससी लेवल। ऑब्वियसली बात है, जो पीसीएम कर रहे होंगे बच्चे उनके लिए ये एप्लीकेबल है दोस्तों। बीएससी एक होता है नॉन मेडिकल जिसमें पीसीएम आता है, एक बीएससी ऑनर्स एमएससी ऑनर्स होता है, तो सॉरी बीएससी ऑनर्स होता है जिसमें आप फिजिक्स लेते हो, ठीक है, एज अ मेजर सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर में लेते हो। तो अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं लिया है तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, तो ये एक चीज है, ठीक है। तो एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी इज एलिजिबल फॉर क्वालिफिकेशन, जिसकी एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी है, ठीक है, उसके लिए एडिशनल ये है। अब आप देख सकते हो केमिस्ट्री के लिए भी फिजिक्स एज एन एंसिलरी सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल एंड मैथमेटिक्स एट हाई स्कूल लेवल, ठीक है। तो ये आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया केमिस्ट्री के लिए। उसी तरीके से आप लाइफ साइंसेज के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। एमएससी शुड बी एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग बीएससी लेवल, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना ही चाहिए, तो 5। और ये आप देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइफ साइंस वालों के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंडिडेट जो एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने एमएससी इंटीग्रेटेड की है या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन में की है वो एलिजिबल नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कोई एमएससी वाला अप्लाई नहीं कर सकता। फिजिक्स का भले ही पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, पर स्पेशलाइजेशन अगर कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आप एलिजिबल नहीं है। कोई भी जो कैंडिडेट एमएससी कर रखी है, इंटीग्रेटेड एमएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमर और जो स्पेशलाइजेशन कर रखी है किसी पर्टिकुलर में, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जिन्होंने एमएससी, ये लाइफ साइंस वालों के लिए, ये केमिकल साइंस वालों के लिए था, ये फिजिकल साइंस वालों के लिए था, ये लाइफ साइंस वालों के लिए, कि अगर इन सभी में उन्होंने की है पर्टिकुलरली एमएससी तो वो भी एलिजिबल नहीं है। ये सारे आप फील्ड्स देख लीजिएगा जो भी बच्चे एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इन एडिशन, मतलब इसके अलावा वो कैंडिडेट जो सक्सेसफुली उन्होंने कम से कम एक नेशनल एग्जाम क्वालिफाई किया है तो वो शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए एट बीआरसी, ठीक है, ठीक है। Who have appeared and successfully cleared at least one of the qualifying exams will be shortlisted for interview at। अब सीधा आप क्वालिफाई हो जाओगे इंटरव्यू के लिए अगर आपने किसी एक भी नेशनल एग्जाम को क्वालिफाई किया। एप्लीकेंट्स विल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड suitability of the candidates will be declared on the basis of academic performance and qualifying examination। Recommendation decision of the selection committee will be the final and binding। बाकी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है कि वो आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपका नेट क्लियर है या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर है तो आप क्वालिफाई कर रहे हो, जेस्ट का स्कोर कार्ड हो,
ICMR JRF टेस्ट क्वालिफाई कर रखा हो, ICAR JRF टेस्ट आपने क्वालिफाई कर रखा हो, DBT JRB बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाई हो, या गेट का स्कोर हो फिजिक्स केमिस्ट्री या लाइफ साइंसेज में। At the time of application, candidates should clearly indicate the details of the qualifying examination listed above for the consideration of application and submit the proof at the time of interview। तो जो बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका नेट क्लियर है, जस्ट क्लियर है, DBT इंस्पायर फेलोशिप है या उनका गेट क्लियर है, वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उनको ये देना पड़ेगा। पहले तो वो शो करेंगे एप्लीकेशन में कि उनका ये है, उसको देख के उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बुलाया जाएगा। और जिन बच्चों का ये क्लियर नहीं है उनको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा BRC का। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए दो चीजें। ठीक है, जिनका MSc है खाली और नॉन नेट है वो रिटन एग्जाम देंगे BRC का स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, और उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड होंगे मेरिट बेसिस पे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर जिनका नेट क्लियर है, जस्ट क्लियर है, गेट क्लियर है, DBT इंस्पायर फेलोशिप है, उनके स्कोर कार्ड के बेसिस पे शॉर्टलिस्टेड होंगे, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये दो चीजें हैं दोस्तों, ध्यान से सभी चीजों को सुन के आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा दोस्तों। एप्लीकेशन विल बी सिंक्रोनाइज्ड एंड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड द स्कोर ऑब्टेन्ड इन द नेशनल क्वालिफाइंग एग्जाम, जो अभी मैंने बोला। ठीक है, रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू द BRC कमेटी ही होगी जो बैठेगी। फर्स्ट स्क्रीनिंग जो मेड ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ऑब्वियस सी बात है 50-60% आपके मार्क्स BSc में, 55% आपके MSc में। अगर किसी के ज्यादा रहेंगे, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा तो आपको अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस दी जाएगी। फर्दर आपका जो परफॉर्मेंस रहा होगा नेशनल वाइड एग्जामिनेशन में, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं दोस्तों, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा भर रहा है, कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो पूरा मेंशन जो किया एडवर्टीजमेंट को उसको ध्यान से भरें। ठीक है, पूरी समरी दी रखी है कि क्या क्रीमी लेयर के लिए क्या नहीं है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ आप देख सकते हैं। SC ST के लिए जो है आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो उनके अकॉर्डिंग है वो नॉर्म्स में देख सकते हैं। बाकी इनका जो है जो पोर्टल में डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आप क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा डिटेल में कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस में, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वो तो बता ही चुके हम। ठीक है, तो इसमें वाला नंबर ऑफ फेलोशिप इंडिकेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट इज अप्रोक्सीमेट एंड मे बी वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। मतलब जितना बताया है 105 इतना तो रहेगा, मे बी उससे कम भी हो सकता है अगर कैंडिडेट इतने नहीं मिले तो। जरूरी नहीं भरना ही, उन्होंने अपने मेरिट के अकॉर्डिंग वो भरेंगे, और जो फाइनल कमेटी का कॉल होगा वही आखिरी कॉल होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन दोस्तों मेन देख लेते हैं। अब एप्लीकेशन फी क्या है। अगर हम जनरल की मतलब नॉर्मल जो है यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 है दोस्तों। ठीक है, 500 एप्लीकेशन फी है। ऑनलाइन मोड में भरना है आपने, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी भर सकते हैं। जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या जो SC ST को बिलोंग करते हैं, PWD है, उनके लिए एग्जामिनेशन फी से एग्जेप्शन है। ठीक है, जनरल के लिए दोस्तों 500 रुपए है, OBC के लिए भी 500 रुपए हैं। पर जो वुमेन कैंडिडेट हैं या जो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए ये एप्लीकेशन फी की एग्जेम्पशन है। ठीक है, आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आफ्टर मेकिंग द ऑनलाइन पेमेंट, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा दोस्तों। ठीक है, अगर फी नहीं पे होगी तो आपका ये नंबर जनरेट नहीं होगा, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, वो रिजेक्ट कर देंगे आपका। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शन दिए रखिए कि किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट के लिए वेट मत करना, उससे पहले ही अप्लाई कर देना, 30 से पहले। ठीक है ना, 31 से पहले अप्लाई कर देना। 4 को ये एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, 31 को आपका लास्ट डेट है। आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर विजिट करके recruit.brc.government.in, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, ऑनलाइन मोड में होगा सारा प्रोसीजर। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इंस्ट्रक्शंस है। आपको ये जो फॉर्म है, ये जो एप्लीकेशन है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा मैं, आप वहां पर देख सकते हैं किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट्स या आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से आपने अपलोड करने हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे दोस्तों, उनका जो ट्रैवल है वो रीइंबर्स होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आप 3rd AC में आ रहे हैं रेलवे के द्वारा।
ठीक है। तो शॉर्टेस्ट रूट जो भी होगा आपके सिटी से मुंबई तक आने का, उसके लिए वो रियम्बर्स करेंगे आपका। इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु ट्रेवल बाय एयर, ओनली थर्ड टायर नॉर्मल फेयर एक्चुअल फेयर विच इज लेस और रजिस्टर्ड एड्रेस मेंशन्ड इन देयर एप्लीकेशन टू मुंबई विल बी रियम्बर्स्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एयर टिकट एंड बोर्डिंग पास। ठीक है, तो एयर बाय एयर भी जो ट्रेवल कर रहा है थर्ड टायर एसी में, अगर कोई अप्लाई करता है नॉर्मल फेयर में टू द बीआरसी, तो वो आपका फेयर रियम्बर्स होगा दोस्तों। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट होते हो, आपका ट्रेवल का किराया रियम्बर्स होगा। ठीक है, और आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको तो मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी एज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। अब बात कर लें दोस्तों कि फेलोशिप कितनी मिलेगी। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं इस वीडियो में सबसे पहले, कि जो भी प्रोजेक्ट में सेलेक्ट होता है, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है उनसे कि आपको इतनी ही कंसोलिडेटेड आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जेआरएफ के लिए जो आपको फेलोशिप दी जाएगी वो 31,000 पर मंथ दी जाएगी। ठीक है, इनिशियली 2 ईयर्स के लिए 31,000 रुपीज मिलेगा आपको, और थर्ड ईयर में जब आप एसआरएफ के लिए कन्वर्ट हो जाओगे तो आपको 35,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और जो कंटीजेंसी के लिए जो ग्रांट होगा बुक या अलाउंस के लिए, वो 40,000 पर ईयर मिलेगा। तो अभी जो नॉर्म्स यूजीसी के चेंज हुए कि जनवरी से आपका जो जेआरएफ हो जाएगा वो 37,000 हो जाएगा, और एसआरएफ में हो जाओगे तो 42,000 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर वो अप्लीकेबल नहीं है। ये अब बात अब अभी से क्लियर कर लो। ठीक है, ये बाद में कोई सोचे ना कि आप वहां से बहसबाजी करो कि सर मेरा क्यों नहीं क्लियर हुआ, मेरा बढ़ के क्यों नहीं आ रहा है। तो कंसोलिडेटेड का मतलब होता है फिक्स। आपको ये देखो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है आपको इतना ही फेलोशिप मिलेगा, आपको 37 नहीं मिलेगा, आपको 31 ही मिलेगा, और एसआरएफ में 35 मिलेगा, आपको 42 नहीं मिलेगा। तो जो नॉर्म दिया है वही मिलेगा आपको, आप चेंज नहीं करवा सकते। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अगर अकोमोडेशन की बात करते हैं तो वहां पर वो आपको सूटेबल होटल अकोमोडेशन देंगे, पीएचडी प्रोग्राम के लिए रेजिडेंट प्रोग्राम भी देंगे। ठीक है, आपको 27% एचआरए भी मिलेगा, मतलब 8,370 रुपए पर मंथ जेआरएफ के लिए, और 9,450 रुपए फॉर एसआरएफ। मुंबई के अकॉर्डिंग आपको एचआरए दिया जाएगा अगर आप बाहर रहना चाहते हो तो। अगर आपको हॉस्टल में ही दे दिया तब तो ठीक है, अगर आप बाहर रहोगे तब एचआरए मिलेगा। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट ये देख लेते हैं दोस्तों। कोई भी कैंडिडेट मान लो कि कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता है, या मिसलीड इंफॉर्मेशन देता है, या कोई डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव निकलता है, या फैब्रिकेट किया कोई डाटा उसने अपना SC ST OBC में या किसी टाइप के में, तो उस केस में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डेट दोस्तों एप्लीकेशन की मैं बता चुका हूं, 31 अगस्त 2023 है। इंटरव्यू की डेट्स दोस्तों सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नोट्स आप देख सकते हैं आपको जो चाहिए आफ्टर द एप्लीकेशन, जो सबको सबमिशन कर लिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डोली फील्ड है, सब अपलोड सिग्नेचर फोटोग्राफ, जो फी पेमेंट किया है वो, और आपके सारे मार्कशीट आप देख सकते हो, 10वीं का, 12वीं का, BSc MSc के सारे मार्कशीट्स, डिग्री के सर्टिफिकेट्स, क्वालिफाई एग्जामिनेशन जो भी है, और कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो भी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया रहेगा, जो भी सिलेक्शन, आप यहाँ पर www.brc.government.in या यहाँ पर recruit.brc.government.in पे जाके आप सारे इंफॉर्मेशन डे बाय डे देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको मिस मत करना। बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी कर दिया कि नॉर्मल जेआरएफ की पोजीशन में और प्रोजेक्ट के जेआरएफ की पोजीशन में क्या फर्क होता है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। प्रोजेक्ट में एक तो आपकी पीएचडी जल्दी होती है, प्लस आपकी फंडिंग अच्छी होती है, और एक अच्छा इंस्टीट्यूट अगर आपको फंड कर रहा है बीआरसी जैसा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पोस्ट डॉक के लिए भी और अदर आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आपको रेफरेंसेस अच्छे मिलते हैं। तो आप जरूर अप्लाई करें, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।